नमस्कार। फिर से आपके सामने एक और टॉपिक लेके उपस्थित हैं। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ क्या है? देखिए, क्या है कि पृथ्वी पर दो तरह के एनिमल्स जो है पाए जाते हैं। एक वो हैं जो अंडे देते हैं, यानी उनका जो जीवन चक्र है वो अंडे से शुरुआत होता है या अंडे से शुरू होता है। इसी प्रकार दूसरे वो एनिमल्स हैं जो अपने जो बच्चे हैं उनको डायरेक्ट जन्म देते हैं, यानी उनमें अंडे वगैरह नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे जीव जिनमें भ्रूण जो है अंडों में विकसित होते हैं, एक खोल में अपना जो भ्रूणीय जीवन व्यतीत करते हैं, यानी अंडे के रूप में व्यतीत करते हैं, या जो अपने बच्चे देते हैं उनमें अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ, यानी उसको भ्रूण के चारों ओर कुछ झिल्लियाँ पाई जाती है जिन्हें अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं, वो पाई जाती है। तो ऐसे जीव जिनमें ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ पाई जाती है उन्हें हम एमनियोटा ग्रुप में रखा गया है। इनमें है रेप्टाइल्स है, एवीज है, मैमेलिया है, ये प्राणी आते हैं। इन प्राणियों में जो कोरक चर्म है एक डिस्क के रूप में पाई जाती है। यह जो डिस्क है जो एक पारदर्शी एरिया का निर्माण करती है जिसे एरिया पेलिसुडा कहते हैं। भ्रूण निर्माण में जो एरिया पेलिसुडा है इसका एक बहुत महत्वपूर्ण जो रोल है, और इस एरिया पेलिसुडा का जो पेरिफेरल वाला पार्ट है उसे एरिया ओपेका कहते हैं, जिसे हम अतिरिक्त भ्रूणीय भाग भी कहते हैं। और इसी भाग से भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण होता है। ये जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ हैं ये भ्रूण के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ये जो भ्रूणीय झिल्लियाँ जो हैं वो भ्रूण को सुरक्षा, भोजन, श्वसन, उत्सर्जन जैसी महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है। अभी है कौन कौन सी? देखिए, बहुत सारी भ्रूणीय झिल्लियाँ पाई जाती है। इनमें से महत्वपूर्ण रूप से है एमनियन, कैरियन, यॉर्क सैक और एलेंटोइस। ये सभी जो भ्रूणीय झिल्लियाँ हैं एक संयुक्त थैले के समान जो है संरचना का निर्माण करती है। इनमें से एमनियन और कैरियन जो है अतिरिक्त भ्रूणीय जो झिल्लियाँ हैं वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म के कायिक स्तर यानी सोमेटोप्लूरा से निर्मित होती है, तथा यॉर्क सैक व एलेंटोइस जो होती है वो स्प्लेनिक मेसोडर्म या स्प्लेनोप्लूर से विकसित होती है। पहले बात करें यॉर्क सैक की। पीतक कोष जिसे हम कहते हैं, ऐसे जीव जो अंडे देते हैं वो उनके जो भ्रूण हैं वो चारों तरफ से एक भ्रूणीय झिल्ली द्वारा जो है वो भ्रूणीय झिल्ली द्वारा जो है उनका जो रिजर्व फूड जिसे हम यॉर्क कहते हैं वो जो है चारों ओर से घिरा रहता है। ये जो यॉर्क सैक है जो यॉर्क को चारों ओर से घिरा रहता है वो भोजन की या फिर न्यूट्रिशन की जो है विकसित होते भ्रूण को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इस भ्रूण की जो आहार नाल है उससे निकलने वाला यॉर्क स्टॉक, एक पतला सा व्रंथ जो निकला रहता है उसे यॉर्क स्टॉक कहते हैं। ये यॉर्क स्टॉक इस झिल्ली के द्वारा यॉर्क सैक से जुड़ा रहता है, यानी यॉर्क सैक नामक झिल्ली से जुड़ा रहता है। और जो पीतक है उसको जो है जो डेवलप होते हुए भ्रूण में जो यॉर्क का जो संचालन है वो लगातार होता रहता है। ये वास्तव में एक वेस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी वेन्स, आर्टरीज होती है जो कि उस भ्रूण के जो है शरीर को भोजन और जो भोज्य पदार्थ यानी न्यूट्रिटिव जो पदार्थ है उनका संचालन करती है। ये जो यॉर्क सैक है इसमें अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो उंगली नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है जो अंदर धसी हुई दिखाई देती है, जो कि
इस पीतक को जो है अवशोषित करने या पीतक को ग्रहण करने का कार्य करती है। इंक्यूबेशन पीरियड की समाप्ति के कुछ पूर्व ये जो है वो वापस से भ्रूण या उदर गुहा में खींच ली जाए, यानी कि ये समायोजित हो जाता है उस भ्रूण में। जब तक वो विकसित हो रहा होता है भ्रूण, तब तक ये बाहर की तरफ रहती है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो यॉर्क सैक से जुड़ी रहती, और न्यूट्रिटिव कंटेंट है उनका अवशोषण करती रहती है। पर जब इंक्यूबेशन पीरियड जब समाप्त होने वाला होता है, तो ये जो वापस उदर यानी कि उसके वापस भ्रूण के साथ समायोजित हो जाता है और ये यॉर्क सैक समाप्त हो जाता है। अब क्या कार्य है देखिए, भ्रूण के जो यॉर्क सैक है वो एक्चुअल में पीतक का पाचन या पोषण पदार्थों को उपलब्ध कराने का कार्य करती है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो ऊपर की तरफ जो फोल्डेड स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, ये वास्तव में यॉर्क सैक है, जो कि इस यॉर्क के साथ जुड़ी रहती है। जो ये रिजर्व फूड है इस यॉर्क के साथ, और इसका अवशोषण किया जाता है ताकि आसानी से जो भ्रूण विकसित हो रहा है उसको भोजन की प्राप्ति यानी कि जो पोषक पदार्थ की उपलब्धता बनी रहे। दूसरी है एमनियन और कैरियन। एमनियन तथा कैरियन नामक जो भ्रूणीय झिल्लियाँ है उनका विकास लगभग साथ साथ होता है, इसलिए इनका जो अध्ययन भी है वो एक साथ ही किया जाता है। उद्भवन काल में लगभग 30 घंटे पश्चात अतिरिक्त भ्रूणीय सोमेटोफ्लोरा, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, भ्रूण के ऊपर दोहरे वलनों के रूप में विकसित होकर झिल्लियों का विकास करती है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें भी आपको एमनियन और कैरियन दोनों चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। देखिए स्प्लेंचोफ्लोरा और सोमेटोफ्लोरा। सोमेटोफ्लोरा ऊपर की जो लेयर है वो है, और स्प्लेंचोफ्लोरा वो नीचे की लेयर है। तो दो लेयर्स के रूप में विकसित होती है। प्रारंभ में विकसित हो रहे भ्रूण के का सिर थोड़ा सा पीतक की ओर दशा रहता है। ठीक उसी समय अतिरिक्त भ्रूणीय सोमेटोफ्लोरा, देखिए आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे दो स्ट्रक्चर नजर है, सोमेटोफ्लोरा और स्प्लेंचोफ्लोरा। स्प्लेंचोफ्लोरा जिसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म तथा भीतर की तरफ मीजोडर्म पाई जाती है। देखिए सोमेटोफ्लोरा में बाहर की तरफ एक्टोडर्म होगी, यहाँ देखेंगे आप, तो बाहर की तरफ एक्टोडर्म और अंदर की तरफ मीजोडर्म है। जबकि स्प्लेंचोफ्लोरा में बाहर की तरफ मीजोडर्म है और अंदर की तरफ जो है एंडोडर्म होगा, एक्टोडर्म भीतर की मीजोडर्म होगा। ठीक है। सिर के सम्मुख एक दोहरे वलन के रूप में ये विकसित होती है, जिसे एमनियोटिक वलन कहते हैं। धीरे धीरे अर्धचंद्राकार रूप में भ्रूण से ऊपर की तरफ विकसित होने लगता है, और इसी प्रकार ये वलन विकसित होते हुआ लेटरल फोल्ड का निर्माण कर लेता है। इसी तरह का एक वलन पुच्छ सिरे की तरफ भी विकसित होता है, जिसे एमनियोटिक कॉडल फोल्ड कहते हैं। देखिए दो तरह के वलन होते हैं, एक सिर की तरफ होगा और एक पूंछ की तरफ होगा, जिसके कारण दो फोल्ड का निर्माण हो जाएगा। एक को कहेंगे हम लेटरल फोल्ड बस पार्श्वलन, और दूसरा होगा टेल फोल्ड। ये फोल्ड धीरे धीरे आपस में मिलकर एक संपूर्ण लेयर का निर्माण कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए जो कॉडल एमनियोटिक वलन है वो बाद में विकसित होता है, जबकि जो लेटरल वलन फोल्ड है वो पहले विकसित हो जाता है। ये जो एमनियोटिक फोल्ड है जो दोहरी सोमेटोफ्लोरा के बने होते हैं, इन वलनों का बाहरी स्तर जिसमें बाहर की तरफ एक्टोडर्म और भीतर की तरफ मेसोडर्म होती है, उसे तो हम कैरियन कह देते हैं। और इन वलनों का भीतरी स्तर जिसमें बाहर की तरफ मेसो और अंदर की तरफ एक्टोडर्म पाई जाती है, उसे एमनियन कहते हैं। यानी दो तरह की लेयर बन जाएगी, एक में जो बाहर की तरफ तो एक्टोडर्म होगी, अंदर की तरफ एंडोडर्म होगी, मेसोडर्म होगी, उसे तो हम कहेंगे कोरियन। और अगर बाहर की तरफ मेसोडर्म अंदर की तरफ एक्टोडर्म हो, उसे एमनियन कहेंगे। ये दोनों झिल्लियाँ बाहरी कोरियन और भीतरी एमनियन के बीच बाहरी कोरियन और एमनियन कहलाएगी। इनके बीच में एक कैविटी पाई जाती है जिसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहते हैं। ये जो झिल्लियाँ हैं शुरुआत में तो एकदम एक दूसरे के पास होती है, पर धीरे धीरे ये पृथक हो जाती है और एक गुहा
का निर्माण कर लेती है, जिसे एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, और इसी में एक लिक्विड भरा रहता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये वो फ्लूइड है जो उसे भ्रूण को एक प्रकार का पॉन्ड यानी कि फ्लोटिंग जो मीडियम है वो प्रदान करता है, जिसमें वो तैरता रहता है। कैरियन बाहर की ओर फैलकर संपूर्ण भ्रूण को जो है घेर लेती है और यॉक सैक की ओर बढ़ जाती है। यहाँ देखिए अतिरिक्त यॉक सैक की तरफ बढ़ने लगती है। यह अतिरिक्त एम्ब्रियोनिक सिलोम का निर्माण कर लेती है, जो आपकी नाभि रज्जु है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसके साथ जुड़ जाती है। अब देखिए कार्य क्या है। देखिए एमनियन और कैरियन के कार्य। कैरियन भ्रूण की सुरक्षा करती है। एलेंटोइस के साथ मिलकर भ्रूण के श्वसन अंगों का कार्य करती है। एक प्रकार का जो लिक्विड मीडियम है वो प्रदान करती है ताकि सूखने का डर ना हो, चोट ना लगे। दूसरा है बाह्य धक्कों से भ्रूण की रक्षा करती है। भ्रूण के अंडे के कवच से चिपकने और रगड़ने से बचाती है। एल्बुमिन के अवशोषण में सहायता करती है। और निरंतिक जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको जो है मूवमेंट रहता है, जिसके कारण वो जो भ्रूण का विकास भी है तेज़ी से होता है। अब है एलेंटिस। एलेंटिस वास्तव में क्या है? एलेंटिस जो तीसरे दिन भ्रूण के जो आंत्र वाला भाग है, पश्च आंत्र वाला, उससे जो है उत्पन्न होती है। इसमें बाहर की तरफ मेसोडर्म और भीतर की तरफ एंडोडर्म होती है। ये एक थैलेनुमा परत के रूप में यानी कि एक तरह बैग के रूप में विकसित होती है, जिसे एलेंटोइस कहते हैं। इसीलिए इसको एलेंटिस कहते हैं। एलेंटोइस वृद्धि करता हुआ अतिरिक्त भ्रूणीय सिलोम में फैल जाती है। ये वो अतिरिक्त भ्रूणीय सिलोम है जो एमनियन और कैरियन के बीच में होता है तथा सिक्री पूरे उसी तरह से भर लेता है। इस झिल्ली का विकास प्राथमिक रूप से अस्थायी उत्सर्जी पदार्थों के संचय करने के लिए, एक्चुअली जो भ्रूण के द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ निकाले जाते हैं उनका संचयन किया जाता है। ये एमनियन कैरियन से भिन्न होता है। इसका उद्भव भ्रूणीय शरीर से होता है। इसका सभी समस्त भाग अंतःभ्रूणीय होता है, जबकि बाह्य अतिरिक्त भ्रूणीय होता है। जब ये झिल्ली अतिरिक्त भ्रूणीय सिलों में फैल जाती है तो एक प्रकार से वो इनके साथ ही अटैच हो जाती है। एलेंटोकॉरियन अंडे के एम्ब्रियो के चारों ओर की तरफ से फैलकर अपने भीतर बंद कर लेती है। इस तरह ये एल्बुमिन सैक का निर्माण कर लेती है। एलेंटोइस एक खोखले व्रण द्वारा भ्रूण के पश्च आंत से जुड़ा एक प्रकार का स्टाक होता है, व्रंत होता है, जिसके द्वारा ये पश्च भाग से जुड़ा रहता है, जिसके कारण जो एक प्रकार की वेस्कुलर स्ट्रक्चर यानी संवहनीय संरचना का निर्माण कर लेता है। इस संवहनीय संरचना में धमनियाँ, शिराएँ वगैरह उपस्थित होती है जो इससे जुड़ी रहती है और नाभु रज्जु का निर्माण करती है। भ्रूण काल की समाप्ति बाद पूर्णतया अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जो कि भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होता है। कार्य क्या है? उत्सर्जी पदार्थों को एकत्रित करना, उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में विसर्जित करना। एक प्रकार की किडनी की तरह ये कार्य करती है। कुछ जगह ये भ्रूणीय श्वसन अंग की तरह भी कार्य करती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।